हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अध्ययन अड्डा पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 यात्रियों के नजरिए हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और यकीन मानिए बहुत ही मजा आने वाला है आपको इस चैप्टर में। विभिन्न बोर्ड की एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन आंसर है, ये सारे क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही सरल भाषा में डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ 2024 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ कहने का मतलब है कि यह सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए नहीं, बल्कि इसके अलावा जो अन्य बोर्ड है, झारखंड, राजस्थान और जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, इन सभी स्टेट के बोर्ड के बच्चों के लिए यह सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन आंसर, इसमें से बिहार, झारखंड, राजस्थान, इस सभी बोर्ड के क्वेश्चन आंसर आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे और बहुत ही फ्रिक्वेंटली जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सेशन है और साथ ही साथ शेड्यूल जो है हमारा, ये आपके सामने है। आज के शेड्यूल में, जस्ट वेट, एक मिनट मुझे दीजिए। हाँ, आज के जो शेड्यूल में है, ठीक है, आज जो है हमारा है वेंसडे और इस दिन जो है आज हमारा हिस्ट्री है और इसीलिए आज हिस्ट्री का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेगा। मैं एक पोल करवाने वाला हूँ, ठीक है, आज ही मैं पोल डालूंगा वो इस पे टेलीग्राम ग्रुप पे ही, ठीक है, वो पोल मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ही डालने वाला हूँ, टेलीग्राम। और साथ ही साथ चैनल चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में, ये तो आपको पता चल गया होगा, कम्युनिटी पोस्ट, चैनल के कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम में मैं आप लोगों से एक ओपिनियन लेने वाला हूं। आप लोग जरूर उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। ये आपको आज से कल तक ये जो पोस्ट है, ठीक है, ये ओपिनियन है, ये देखने को मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। सारा शेड्यूल आपके सामने है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का समय चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, साइकोलॉजी, इसकी क्लास जो होने वाली है 7 बजे सुबह में होने वाली है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि शेड्यूल आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिए। सेशन में जुड़ने के साथ ही आप सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए बच्चे हमारे चैनल को। और इसके अलावा शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। और कमेंट जरूर कीजिएगा लास्ट में कि आपको सेशन कैसा लगा। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ आपसे कि आप जो है लास्ट वीडियो जो कल मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाया, उसको आपने उतना प्यार नहीं दिया जितना प्यार आप लोग और दूसरे वीडियो को देते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में ज्यादा इंटरेस्ट है और सब्जेक्टिव में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है आपका, ठीक है। आप जिस हिसाब से देखते हो उस हिसाब से मुझे यही लगता है और डेटा भी मेरा यही कह रहा है कि आप लोग सब्जेक्टिव में ज्यादा इंटरेस्टेड और ऑब्जेक्टिव में ज्यादा इंटरेस्ट है। और इसके अलावा वन शॉट वीडियो में लाने पे विचार कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड भी आप लोग जरूर बताइएगा। हालांकि पोल में आपको सब कुछ मिलेगा, सारे ऑप्शन मिलेंगे, बस पेशेंस रखिए, पोल आने दीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आंसर आपके सामने है, ठीक है, जस्ट वेट कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और मुझे खुद को हाइड करना पड़ेगा, बस मैं कर लूंगा, चलिए। और स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, अलबरूनी के विषय में आप क्या जानते हैं, टिप्पणी कीजिए। बिहार बोर्ड एग्जाम 2010, 13, 15, 17 और 20 में लगातार पूछे गए क्वेश्चन है, अलबरूनी के बारे में पूछा गया है। अलबरूनी जो था, हम स्टार्ट करेंगे इसका आंसर। देखिएगा लिखा कैसे जाता आंसर। अलबरूनी मध्य एशियाई देश का निवासी था। कहाँ का था? सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वह ज्योग्राफिकल लोकेशन उसकी जो है एशिया में कहाँ थी, मध्य एशिया का था। उसका जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में, उस समय वो उज्बेकिस्तान नहीं कहलाया जाता था, उस समय कुछ और कहलाया जाता था। 973 ईस्वी की बात है। उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म के पास हुआ था 973 ईस्वी में। उस वक्त जो है ख्वारिज्म शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था और इसलिए अलबरूनी ने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की और एक विद्वान के रूप में दुनिया में प्रसिद्ध हुआ है। तो इतना लिखना है। इसके अलावा वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत संस्कृति नहीं होगा, संस्कृत होगा, ध्यान रखिएगा। संस्कृत ऑब्वियसली बात है, संस्कृत हुआ भारत आकर के सीखा था, इत्यादि जो भाषाएं थी जिसका वह काफी ज्यादा जानकार था। वह भारत जो आया था महमूद गजनी के साथ आया था। जब महमूद गजनी ने ख्वारिज्म पे आक्रमण किया था तो कई सारे विद्वानों को पकड़ करके कहाँ ले गया, कई सारे विद्वानों को पकड़ के वह लेकर के चला गया अपने देश। ठीक, उसके बाद महमूद गजनी तब जाकर के बाद में भारत पर आक्रमण करता है और उसी दरमियान महमूद गजनी के साथ जो है अलबरूनी भारत आता है और वह भारत में ही रह जाता है और भारत में ही अपना खोज, रिसर्च, यात्रा, ये सारी बातें वो करता है, ठीक है।
उसमें उन भारत में उसने जो भी कुछ देखा उसका वर्णन अपनी यात्रा वृतांत किताब उल हिंद में किया गया है। बस इतना ही लिखना है, 2 नंबर में पूछता है, इससे ज्यादा मत लिखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, मैं खुद को हाइड कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है फिर से कुछ जो पार्ट है या हाइड हो रहा है बट कुछ नहीं। बर्नियर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम लिखिए। ठीक है, बर्नियर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम लिखिए। सती प्रथा के बारे में उसने क्या लिखा है? झारखंड बोर्ड एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। बर्नियर ने जो सती प्रथा का वृतांत देखा था उसके बारे में उसने क्या लिखा? सबसे पहले किताब का नाम पूछ रहा है, तो सबसे पहले किताब का नाम, बर्नियर ने फ्रांस का यात्री था। आप एक शब्द, 2 शब्द जोड़ दीजिएगा इससे जस्ट पहले, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर। क्या जोड़ना है आपको? फ्रांसीसी यात्री बर्नियर। ध्यान रखिएगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स जरूर कीजिएगा। क्या लिखना है आपको? फ्रांसीसी यात्री। ठीक है, फ्रांसीसी यात्री के बाद आप बर्नियर लिखिएगा। उसके बाद ने ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर नामक पुस्तक लिखा। आपको कमेंट करना है कि बर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिए। इसके बाद एक पॉइंट डालेंगे हम सती प्रथा के बारे में। बर्नर का विवरण नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बर्नियर का विवरण होगा। मैं पीडीएफ में ठीक कर दूंगा बट यहाँ पे गलत है, आप ध्यान रखिएगा। पीडीएफ माफ कीजिएगा, इसका पीडीएफ नहीं मिलता, स्क्रीनशॉट ही मिलेगा आपको। सती प्रथा के बारे में बर्नियर क्या विवरण करता है भारत में? उस समय लाहौर जो है अभी पाकिस्तान का पार्ट है, लेकिन उस समय लाहौर जो था, सिंध जो था, ये सारा का सारा भारत का ही एरिया था, यानी कि वर्तमान का जो पाकिस्तान है भारत का एरिया था। और मौर्य साम्राज्य में अशोक के शासन काल में अफगानिस्तान वगैरह भी क्या था? भारत का ही पार्ट था। बर्नियर जब लाहौर गया, जब वो लाहौर गया था तो उसने एक सुंदर अल्पवयस्क, यानी कि वह जो लड़की थी वह वयस्क भी नहीं हुई थी और वह बच्ची भी नहीं थी, उसको अल्पवयस्क उसने कहा है, अल्पवयस्क विधवा को देखा जिसकी आयु लगभग उसने 12 वर्ष बताई है। जिसकी आयु लगभग 12 वर्ष थी। कुछ लोगों ने उसे पकड़कर उसके पति की मृत चिता पर बैठा दिया था। ठीक है, तथा उसके हाथ और पैर बांध दिए जिससे कि वह भाग न जाए। इस स्थिति में ही उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। बहुत ही भयावह दृश्य था, यह कह सकते हैं रूह कांप जाती है एक बार सुन करके। किसी आदमी को जिंदा जला दिया गया उस इसलिए कि उसका पति जो है वो मर गया था। मतलब बहुत ही भयानक दृश्य का यह जिक्र करता, बहुत ही जो कह सकते हैं ना वृतांत दृश्य है उसका यह जिक्र करता है। संभवतः यह बर्नियर के वृतांत का सबसे मार्मिक विवरण उसमें से एक है, यानी कि उसने जितना विवरण किया भारत में सबसे ज्यादा मार्मिक विवरण है। मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा मार्मिक विवरण है कि एक व्यक्ति के मृत्यु होने के साथ ही उस व्यक्ति की जो पत्नी है उसको जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसको उसकी चिता पर क्या किया जाता है? उसकी चिता पर लिटाया जाता है और अग्नि लगा दी जाती है। अगर वह व्यक्ति मना करता है तो उसको क्या किया जाता है? पकड़ के उसको चिता पर बैठा दिया जाता है, उसके पांव हाथ बांध दिए जाते हैं और तब जाकर के उस चिता को मुखाग्नि दी जाती है। कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब भयानक दृश्य, सोच करके देखिए अगर आज के समय में ये प्रथा रहती तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती। मतलब दिल कांप जाता, सहर जाता एकदम से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसलिए कहते हैं इतिहास जो है ना हमें बहुत कुछ सिखाता है कि क्या कुरीतियां थी, क्या बुराइयां थी, क्या अच्छाइयां थी। उन कुरीतियों को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, उन बुराइयों को हम दूर कर सकते हैं। पूरा इतिहास पढ़िएगा, पूरा इतिहास पढ़िएगा, कहीं भी आपको हिंदू मुस्लिम राइट्स, दंगे, इस सब तरह की बातें नहीं मिलेगी। मुसलमान शासक थे, दिल्ली सल्तनत चला, उसके बाद मुगल शासन चला था, ये सभी मुसलमान शासक ही तो थे, लेकिन कभी भी इन्होंने दूसरे धर्म की अवहेलना नहीं की। एक दो को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा सबने क्या किया? भाईचारे की मिसाल पेश की थी। और इस बात से हमें, इतिहास से, ये सब बातों से हमें सीखने को मिलता है कि हम भी कहीं ना कहीं उनकी राह पे चलें। अलबरूनी की जाति व्यवस्था संबंधी व्याख्या का चर्चा कीजिए। 2013 के उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर है हमारा जाति व्यवस्था भारत में, उसकी चर्चा। अलबरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किससे किया है? फारस के 4 सामाजिक वर्णों का उल्लेख करके किया है। बेसिकली जो वह जिस मोरक्को का था ना अलबरूनी, बिल्कुल इब्न बतूता, ठीक है, तो वह क्या करता है, जो वहां पे जो सामाजिक व्यवस्था थी
यहाँ जाति व्यवस्था के आधार पे वहां नहीं थी, वहां दूसरी व्यवस्था थी, उससे कंपैरिजन करता है। भारतीय जाति व्यवस्था के संबंध में वह ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानता है, वह मानता है ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, परंतु उसकी अपवित्रता की मान्यता को वो अस्वीकार करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ब्राह्मणवादी व्यवस्था में क्या था कि सबसे बड़ा जो वर्ण था, वर्ण में चार, वर्ण व्यवस्था में चार जातियां थी, ब्राह्मण, उसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। तो शूद्र को अपवित्र माना जाता है। इसके बाद जो मृत चिताओं को जलाते थे, मुखाग्नि देते थे, उनको चंडाल कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं इस सबको बहुत ही नीच माना जाता था, अपवित्र माना जाता था। उसने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को माना, लेकिन इन सब कुरीतियों को उसने अपवित्र माना। वह जातिगत व्यवस्था का उल्लेख करते हुए लिखता है कि सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की थी, उसके बाद क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का स्थान था। उसके जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की धारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध बताया है। एक आदमी किसी दूसरे आदमी से सिर्फ इस आधार पर भेदभाव करे कि वह शूद्र है और एक ब्राह्मण है या एक क्षत्रिय है। यह जो जाति व्यवस्था है यह कैसे बनी, यह कब बनाई गई? जब आप उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तब वहां पे क्या हुआ, वैदिक काल में, वैदिक काल में प्रकृति की पूजा होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रकृति के स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा होने लग गई। उसके अलावा वैदिक काल में क्या होता था, ये जो वर्ण व्यवस्था था यह कर्म के आधार पर होता था। यानी कि जो, मान लीजिए कर्म के आधार की बात करें, मान लीजिए ब्राह्मण है, उसका बेटा क्या हुआ, वह बढ़ई का काम करने लग गया तो उसको बढ़ई कहा जाएगा। बढ़ई का बेटा लड़ाई करने लग गया, मतलब एक तरह से क्षत्रिय हो गया, उसको क्षत्रिय कहा जाएगा। अगर ब्राह्मण का बेटा दुकानदारी करने लगता था तो उसको बनिया कहा जाता, और बनिया का बेटा अगर पुजाने लग जाता था तो उसको मतलब ब्राह्मण कहा जाता था। तो ये कर्म था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में यही व्यवस्था जो जन्म बन, मतलब जन्म का आधार, जाति जो है, जाति का आधार जन्म हो गया। यानी कि अगर ब्राह्मण कुल में कोई पैदा लेगा तो वह ब्राह्मण, वैश्य कुल में कोई पैदा लेगा तो वह वैश्य, क्षत्रिय कुल में पैदा लेगा तो वह क्षत्रिय, और शूद्र कुल में पैदा लेगा तो वह शूद्र हो जाएगा। तो यह जो कुरीतियां हैं यह उत्तर वैदिक काल में हुई और ब्राह्मण ब्राह्मण व्यवस्था के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अलबरूनी की जो जाति व्यवस्था संबंधी व्याख्या है, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इब्न बतूता द्वारा वर्णित डाक व्यवस्था का वर्णन कीजिए, अथवा इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देखकर क्यों चकित हुआ, उल्लेख कीजिए। राजस्थान बोर्ड 2016 और उत्तराखंड बोर्ड 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं लेता, अगर आपको कोई कहता है ना कि सिर्फ बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आप टॉप कर सकते हैं, तो बिल्कुल भ्रम में मत रहिएगा। क्योंकि क्यों ऐसा मैं कहता हूं भ्रम में नहीं रहना है आपको, क्योंकि जस्ट वेट, क्योंकि जो बिहार बोर्ड है या आपका कोई भी स्टेट बोर्ड है, मैं झारखंड की बात करूं, मैं उत्तराखंड की बात करूं, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम है उत्तराखंड, ठीक है, मैं राजस्थान की बात करूं, मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, तो सब में सब 70% के आसपास, 60 to 70% क्वेश्चन क्या रहते हैं, सबके सब प्रीवियस ईयर रहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके अलावा जो 30% क्वेश्चन के आसपास बचते हैं, तो ये नए क्वेश्चन रहते हैं। और ये क्वेश्चन कौन से रहते हैं, कह सकते हैं रोटेशन के आधार पे। अगर झारखंड वाले बोर्ड में पूछा गया है, झारखंड बोर्ड में पूछा गया है, तो वही क्वेश्चन बाद में आपको राजस्थान बोर्ड में मिल जाएगा। अगर राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है तो वही क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में मिल सकता है। अगर बिहार बोर्ड में पूछा गया तो वही क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश बोर्ड में मिलेगा। इसलिए मैं इतने सारे क्वेश्चन आंसर आपको अलग अलग बोर्ड के करवाता हूँ। ये करवाने का मेरा यही रीजन है कि आपको कोई क्वेश्चन, जो आपका कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, और सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको भली भांति बहुत अच्छे से हो जाए। इसलिए किसी के भी बहकावे में मत आइएगा कि सिर्फ बिहार बोर्ड करके आप पास हो सकते हैं। 100 नंबर में आपका 60 से 70 नंबर आ सकता है, लेकिन अगर आपको 90 नंबर चाहिए, 92, 96, 97 नंबर चाहिए, तो आपको अलग अलग क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आप एग्री करते हैं इस बात से तो एक बार यस सर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। तो ठीक है, एक बार यस सर ड्रॉप कीजिए। इसलिए मैं जो अलग अलग बोर्ड है इसके क्वेश्चन करवाता हूँ, इस बात की मैं पूरी गारंटी नहीं लेता कि यही क्वेश्चन आएंगे, मैं कहता हूँ इसकी संभावना बनती है। इट मीन्स जो 30% क्वेश्चन के आसपास नए क्वेश्चन है वो इसमें से ही आने की संभावना है। ठीक है, तो आंसर करते हैं हम लोग, तो आंसर करते हैं हम लोग
वर्तमान समय की बात करें, अभी से तुलनात्मक अध्ययन है, वर्तमान समय में संदेश को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। हमारे पास क्या है, व्हाट्सएप है, हमारे पास टेक्स्ट मैसेज की फैसिलिटी है, हमारे पास स्काइप की फैसिलिटी है, जूम मीटिंग है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, इतने सारे सोशल मीडिया के ऐप है कि हम अपने संदेश को एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन पुराने समय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, और खास करके जब इब्न बतूता की बात की जा रही है उस समय की। उस वक्त डाक जो था व्यक्ति स्वयं लेकर जाते थे, फिर भी उस समय की जो डाक प्रणाली थी काफी कुशल थी। इब्न बतूता ऐसा कहता है, जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा करने में 50 दिन का समय लगता था, वहीं अगर गुप्तचरों को कोई खबर अपने सुल्तान को देनी होती थी तो वह मात्र 5 दिन में पहुंचा दी जाती थी, यानी कि 1/10 समय लगता था। ठीक है, 50 का 10वां हिस्सा 5 हो गया, 5 दिन लगता था। इतनी उन्नत डाक प्रणाली थी। किस समय की बात हो जा रही है, जब इब्न बतूता सुल्तान बिन मोहम्मद के दरबार में आया था। ठीक है, सुल्तान जो है एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में था। इब्न बतूता इस कुशल डाक व्यवस्था को देखकर काफी आश्चर्यचकित होता है कि उसको खुद सिंध से दिल्ली तक आने में 50 दिन का समय लगा था, लेकिन वहीं गुप्तचरों द्वारा अगर कोई संदेश अगर सुल्तान तक पहुंचाना रहता था तो मात्र 5 दिन में पहुंचाया जाता था। और यही डाक व्यवस्था देखकर इब्न बतूता काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है, और इसका वर्णन करने से वह खुद को रोक नहीं पाता। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो यकीन मानिए आपके नंबर्स जो हैं ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, आपके नंबर्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। व्याख्या करना है वो भारतीय डाक व्यवस्था के बारे में। कौन, इब्न बतूता भारतीय डाक व्यवस्था के बारे में लिखता है कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। पहला अश्व डाक व्यवस्था, यानी कि घोड़े के द्वारा संदेशों को पहुंचाया जाता है, जिसे उलूक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उलूक। इसके अलावा पैडल डाक व्यवस्था है, जो प्रति 3 मील अवस्थान होते हैं, जिसे डाबा कहा जाता है। प्रति 3 मील अवस्थान मतलब प्रति मील 3 अवस्थान। 1 मील में आपको पता है 1.6 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। अगर मैं रफली 1.5 किलोमीटर मान लूं तो प्रत्येक आधे किलोमीटर पे, ठीक है, प्रत्येक आधे किलोमीटर पे क्या होगा, मान लीजिए एक यहाँ पे हो जाएगा, और ये डिस्टेंस अगर आधा किलोमीटर है तो फिर एक यहाँ होगा, फिर एक यहाँ होगा, फिर एक यहाँ होगा। तो प्रत्येक मील 3 अवस्थान होते थे। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता था, दावा कहा जाता था। अब ये क्या होते इसके बारे में व्याख्या किया गया है। वह पैदल डाक व्यवस्था के बारे में बताता है। क्यों बताता है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा हैरानी जो हुई थी पैदल डाक व्यवस्था के बारे में ही हुई थी। अश्व डाक व्यवस्था के बारे में उसको उतनी हैरानी नहीं हुई जितनी पैदल डाक व्यवस्था के बारे में हुई। वह इसके बारे में बताता है कि हर 3 मील पर, यानी कि लगभग 4.8 किलोमीटर, 1 मील में 1.6 किलोमीटर और 3 मील में 4.8 किलोमीटर, लगभग आप रफली मान सकते हैं 5 किलोमीटर का वह क्या था, डिस्टेंस था। मैं खुद को हाइड कर रहा हूँ, रफली जो था वह 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, कि हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है। किसके अनुसार, इब्न बतूता के अनुसार। इसके बाहर 3 मंडप होते हैं, यानी कि हर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक गांव यहाँ होगा, गांव ए। अगर इसके बीच का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है तो एक गांव बी होगा। ठीक है, इस गांव के बाहर 3 मंडप होते थे। कितने मंडप, 3 मंडप। ठीक है, 3 मंडप होते थे जिसमें लोग कार्य प्रारंभ करने के लिए तैयार बैठे होते थे। अब कौन सा कार्य, तो डाक व्यवस्था की बात चल रही है। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ एक लंबी छड़ी होती थी, लगभग 3 फीट जितना लंबा। 1 फीट में लगभग जो होता है वो एक हाथ में 1.5 फीट जो है डिस्टेंस कवर करता है। लगभग जो छड़ी थी वह 2 हाथ लंबी थी, जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती थी। ठीक है, यहां इब्न बतूता इतना कहता है। इसके बाद वो कहता है कि जब संदेशवाहक शहर से संदेश लेकर के यात्रा पे प्रारंभ करता था तो सबसे पहले एक हाथ में उसका एक पत्र होता था, जिसमें वो संदेश लिखा होता था, और दूसरे हाथ में घंटियां सहित छड़ होते थे। जो छड़ी थी उसके पास 2 हाथ लंबी, जिसमें तांबे की घंटियां बांधी जाती थी। वह दोनों लेकर के क्या करता था, अपनी क्षमता अनुसार, यानी कि जितनी उसकी क्षमता है, जितनी कैपेसिटी है, जितना तेज वह भाग सकता है, जितना तेज दौड़ सकता है, उतना तेज वह भागता था। उसके बाद जब मंडप के समीप वह पहुंचता था या मंडप से थोड़ी दूर रहता था तो घंटियों की आवाज, जब वो दौड़ेगा, घंटियां लगी है तो घंटियां बजेंगी, साउंड आएगा उसमें से। तो जब घंटियां की आवाज मंडप में बैठे हुए लोग सुनते थे
तो वह क्या हो जाते थे, तैयार हो जाते थे। जैसे ही संदेशवाहक उन मंडप में बैठे हुए लोगों के पास पहुंचता था, उसमें से एक व्यक्ति उस पत्र को लेता था और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता था। ठीक है, फिर दूसरा भी ऐसा करता था, तीसरा भी ऐसा ही करता था, चौथा भी ऐसा ही करता था। पत्र अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक यही प्रक्रिया चलती रहती थी, जब तक कि पत्र अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच जाता, यानी कि जहां तक पहुंचाना है, सपोज डेट राजा तक सिंध से पहुंचाना है, तो ऐसी ही व्यवस्था चलती रहती थी। यह पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र थी, और इसीलिए इसीलिए जो है इब्न बतूता काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था भारतीय डाक व्यवस्था, खास करके जो उस समय की जो सुल्तान एमबीटी की जो डाक व्यवस्था थी मोहम्मद बिन तुगलक की, इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आपको नोट्स बनाने में बहुत आसानी होगी। 5 नंबर के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 5 अंक का क्वेश्चन है यह। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भू स्वामित्व के संदर्भ में वर्नियर के विचारों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। भारत में भू स्वामित्व के संदर्भ में वर्नियर के क्या विचार थे। यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि किसानों की क्या दुर्दशा थी, यहाँ ये पूछ रहा है कि भारत के भू स्वामित्व के संदर्भ में वर्नियर के क्या विचार थे, वह लिखिए। राजस्थान बोर्ड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। वर्नियर जो था भारत में कृषकों की गरीबी एवं दयनीय स्थिति के लिए भूमि पर राज्य के स्वामित्व को दोषी मानता है, यानी कि राजा का जो कंट्रोल था भूमि पर, राजा जो कर वसूलता था उपजाव के बदले, जो उपज होती थी उसके बदले, इस वजह से क्या है, जो वहां की भूमि, जो कृषक थे उनकी स्थिति काफी दयनीय थी, और इस वजह से इस कंडीशन का, कृषकों की या किसानों की इस कंडीशन का जिम्मेदार वर्नियर जो है राजा को मानता है। भू स्वामित्व के संदर्भ में वर्नियर कहता है कि यदि कृषक भूमि का स्वामी होगा, कृषक यानी कि किसान जो है यदि भूमि का स्वामी होगा यानी भूमि का मालिक होगा, तो उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रयास जो है यह निरंतर करता रहेगा, लगातार प्रयास करता रहेगा, क्योंकि वह मालिक होगा और उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रयास करेगा। जिससे होगा क्या कि जो रकम जो है, जो लगान जो टैक्स है, यह राजा को दे करके बाकी का सारा जो बचेगा वह किसान के पास हो जाएगा। इसलिए वह उत्पादन की बेहतरी के लिए हमेशा प्रयास करता रहेगा। इससे एक बेहतर भूस्वामी कृषकों का वर्ग तैयार हो जाएगा, यानी कि जो भूमि स्वामी होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, तो सबके सब क्या होंगे, इस सब भूमि के, भूमि ए है, भूमि बी है, भूमि सी है, इस सबके अलग अलग भूस्वामी होंगे। तो इनका एक वर्ग तैयार होगा, एक संगठन तैयार होगा जो भूमि का रखरखाव एवं उत्पादन की बढ़ोतरी के प्रयास करेगा, ऐसा बर्नियर का कहना है। पश्चिमी यूरोप से तुलनात्मक अध्ययन में वह कहता है कि भूमि स्वामित्व के कारण ही वहां एक बेहतर भूधारक वर्ग अस्तित्व में है, यानी कि वो कहता है एक तरह से निजी व्यवस्था, जो साम्राज्यवादी व्यवस्था है, इसको वह इंट्रोड्यूस करना चाहता है। कहाँ पे, भारत के भूमि में। एक्चुअली करना नहीं चाहता, बल्कि वह उसका तुलनात्मक अध्ययन करता है, और वह ऐसा कहता है कि अगर ऐसी स्थिति रहती जैसे यूरोप में थी, तो भारत में भी जो कृषकों की स्थिति है यह काफी अच्छी हो जाती, किसानों की स्थिति काफी अच्छी हो जाती। उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसके कारण हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ सकें। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, बर्नियर के अनुसार मुगल कालीन भारत में किसानों की क्या समस्याएं थी। उत्तराखंड बोर्ड 2010 और 17 में पूछा गया है। हमने क्या अभी देखा कि भू स्वामित्व के संदर्भ में बर्नियर के विचारों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। यहां क्या देख रहे हैं कि बर्नियर के अनुसार मुगल कालीन भारत में किसानों की क्या समस्याएं थी। देखते हैं, फ्रांसीसी यात्री लिखा गया है, बर्नियर ने भारत में मुगलकालीन किसानों की दयनीय स्थिति का जो विवरण प्रस्तुत किया है, काफी मार्मिक है यह भी। एक तो उसने सती प्रथा का किया था, और उसका किसानों के भी स्थिति का बहुत ही दयनीय विवरण था, दयनीय विवरण वह प्रस्तुत किया है। वह लिखता है कि हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीली भूमियां एवं बंजर पर्वत ही है, यानी कि हिंदुस्तान का साम्राज्य काफी विशाल उसने बताया है। इस विशाल साम्राज्य में अगर मैं ग्रामीण इलाकों की मैं बात करूं, तो वहां पे केवल रेतीली भूमियां हैं और साथ ही साथ बंजर पर्वत है। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है, और इन इलाकों की आबादी भी क्या है, कम नहीं है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पर खेती अच्छी नहीं हो रही है, रेतीली भूमियां हैं और बंजर पर्वत है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। जहां पे कृषि होना चाहिए, वहां पे कृषि का एक बहुत बड़ा हिस्से पर कृषि नहीं हो पाती है।
कृषक वहां पे नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में आगे समझते हैं। इनमें से कई श्रमिक गवर्नरों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं। जो गवर्नर थे वहां के, कृषकों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, टैक्स से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, इस वजह से बहुत सारे कृषक मर जाते थे। बेसिकली आज के भी सिनेरियो में देखिए, आज के भी संदर्भ में तो किसान क्या है, आत्महत्या कर लेते जब उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती, उनकी स्थिति दयनीय होती है, कर्ज के तले वो डूब जाते हैं, चाहे बैंकों का कर्ज हो या गांव घर में लिया हुआ साहूकारों का कर्ज है जिसके तले वो डूब जाते हैं, वो चुका नहीं पाते, तो अंत में क्या करते हैं, वो खुद आत्महत्या कर लेते हैं। और कहीं कहीं ऐसी मार्मिक घटनाएं देखने को मिलती है कि वो अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ या अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। तो यहाँ पे बर्नियर कहता है कि गवर्नर जो थे यह भी किसानों के साथ ठीक से पेश नहीं आ रहे थे, ठीक है, और इस कारण किसान मर जाते थे बेसिकली और सुसाइड कर लेते होंगे। गरीब लोग जब अपने लोभी स्वामियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें न केवल जीवन निर्वाह के साधनों से वंचित कर दिया जाता है बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है। यानी जो लोभी लोभी भूस्वामी थे, जिनका जमीन था, जिसपे किसान खेती किया करते थे, अगर पैदावार अच्छी नहीं हुई, किसान खेती करते थे, सारा कुछ किसान का होता था, जमीन किसका होता था, भूस्वामियों का होता था, और उस जमीन पर जो पैदावार होती थी उसका एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ किसानों को दिया जाता था और मैक्सिमम हिस्सा भूस्वामियों के द्वारा रख लिया जाता था। अगर किसान उनकी किसी भी मांगों को, ठीक है, पूरा करने में असमर्थ होते थे या मांग पूरा नहीं कर पाते थे तो उन्हें, यानी उन किसानों को, न केवल जीवन निर्वाह के साधनों से वंचित कर दिया जाता था। जीवन निर्वाह के साधन उस समय क्या, किसानी था, एग्रीकल्चर ही तो सबसे मेन था, कुआं से पानी पीना था या और भी जो तरह तरह की चीजें थी, इससे वंचित कर दिया जाता था। इसके अलावा उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता था। कैसे, उनके बच्चों को दास बनाकर जो भूस्वामी थे यह ले जाते थे कि उनके बच्चे उनके घर में काम करेंगे, दास की तरह, गुलाम की तरह। इस प्रकार अत्यंत निरंकुशता से तंग आकर कृषक जो है गांव छोड़कर चले जाते थे। ऐसा कौन कहता है, बर्नियर कहता है, मुगल कालीन किसानों के बारे में वह यह व्याख्या कर रहा है। सोच सकते कितनी मार्मिक स्थिति है। अगर कोई व्यक्ति किसी अपने मालिक है, उसकी अगर बात नहीं मानता है तो वह मालिक उसके बच्चों को उठाकर ले जाएगा। ये कहाँ का न्याय है। इसके अलावा वो लिखता है कि बर्नियर भारत में कृषकों की इस गरीबी एवं दयनीय दशा के लिए भूमि पर राज्य के स्वामित्व की प्रथा को दोषी मानता है। यानी कि राजा का जो कंट्रोल है वहां पे, और राजा डायरेक्ट नहीं नियंत्रित करता था, वह भूस्वामियों को दे देता था और भूस्वामी किसानों के साथ बहुत ही निर्दयी होता था। उसके भारत में किसानों के दयनीय स्थिति का निजी स्वामित्व का अभाव बताया। यानी कि भारत में जो किसानों की दयनीय स्थिति है इसका अभाव उसने निजी स्वामित्व को बताया। उसके अनुसार अगर भूमि का स्वामित्व कृषक होगा, किसान होगा, तो उसकी स्थिति सुधरेगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। वह भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज एवं कृषक दोनों के लिए ही अलाभकारी मानता है, यानी कि यह लाभदायक नहीं है। ऐसी दुर्दशा थी उस समय, बर्नियर के समय, भारत में मुगल कालीन किसानों की। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत ही मार्मिक घटना है इस चैप्टर में, दिल दहल जाता है सुन करके कि ऐसी ऐसी कंडीशन हो सकती थी, ऐसी ऐसी जो है व्यवस्था भारत में उस समय हो सकती थी। और इसी कुरीतियों को खत्म करने में अंग्रेजों ने हम पर 200 साल शासन किया, लेकिन बहुत सारी कुरीतियां जो थी, इससे हमें मुक्ति मिली थी। जो शिक्षा, स्त्री का जो सती वाला था, उसके बाद जो भी महिला को शिक्षा से दूर रखा जाता था, ये वाला, और बहुत सारे सुधार जो है अंग्रेजों ने किए थे। इसके अलावा हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में दासों के बारे में इब्न बतूता के विवरण की व्याख्या कीजिए। यहाँ के होगा, इसके विवरण की व्याख्या कीजिए। सीबीएसई 2010 और उत्तराखंड बोर्ड 2016 और 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं। सॉरी, इब्न बतूता भारत में प्रचलित दास व्यवस्था के बारे में बताता है, जिसमें उसने दास व्यवस्था को देखा। सॉरी, तो बताता है कि सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां, भारत के बारे में जिक्र की जा रही है। हालांकि इब्न बतूता जब सिंध से आता है तो सुल्तान के लिए कुछ दास को भी लेकर के आता है। वो गवर्नर से मिलने के लिए जाता है तो किशमिश और दास को लेकर के जाता है। उस दास को, गवर्नर को दास सुपुर्द कर देता है। लेकिन भारत में पूछ रहा है तो भारत के बारे में जिक्र करेंगे। इब्न बतूता भारत में प्रचलित दास व्यवस्था के बारे में बताता है कि सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत एवं गायन में निपुण थी। इसके अलावा सुल्तान ने कुछ दासियां अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए भी नियुक्त कर दी थी।
आज के समय में गुप्तचर होते हैं, उस समय दास का सहारा लिया जाता था कि जो अमीर लोग हैं उन पर नजर रखने के लिए सुल्तान क्या करते थे, दासियों को भेज देते थे कि जाइए आप उन पे नजर रखिए। एक तरह से गुप्तचर का वो काम करती थी। इब्न बतूता के अनुसार दासों का उपयोग बहुधा यानी कि कई बार लगातार पुरुष एवं महिलाओं को पालकी में ले जाने हेतु होता था। जो अमीर घर के थे उस समय लोग, वह पालकी में जाते थे और आते थे, तो दासों का उपयोग पालकी को धोने के लिए, पालकी को उठाने के लिए किया जाता था और एक जगह से दूसरे जगह लाने तथा ले जाने के लिए किया जाता था। घरेलू कामों में भी इनका बहुत उपयोग होता था। घरेलू श्रम में उपयोग की जाने वाली दासियों की कीमत बहुत ही कम हुआ करती थी, कौड़ियों के दाम में मिलते थे। जो परिवार इन्हें रख पाने में समर्थ थे वह कम से कम एक दासी को तो रखते ही थे। तो भारत में दासों की जो कंडीशन थी, इब्न बतूता उनके बारे में ये विवरण प्रस्तुत कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं आपको बार बार कहता हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सोचना पड़ता है और सोचने से आपकी जो मेंटल एबिलिटी है ये काफी ज्यादा अच्छी होती है, काफी ज्यादा बढ़ पाती है, इसमें इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, इसलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पे फोकस कीजिए। ऑब्जेक्टिव आप रट लेंगे, याद कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव आपको लिखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इब्न बतूता द्वारा वर्णित दिल्ली का संक्षिप्त विवरण कीजिए। 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। इब्न बतूता जब दिल्ली आया उस समय उसको देहली कहा जाता था, उसने दिल्ली का जो विवरण किया उसके बारे में पूछ रहा है। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली यानी कि उस समय का जो ग्रंथ था उसमें उसको देहली कहा गया। ठीक है, दिल्ली विशाल आबादी वाला तथा भारत का सबसे बड़ा शहर था। कौन बता रहा है? इब्न बतूता बता रहा है। उसके अनुसार सबसे बड़ा शहर था। वह दिल्ली का वर्णन इस प्रकार करता है कि दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैली घनी जनसंख्या वाला एक शहर है, जिसके चारों ओर बनी प्राचीन अतुलनीय, प्राचीर है, प्राचीन नहीं प्राचीर होगा, अतुलनीय यानी कि दीवार है, उसके बारे में कह रहा है। इस दीवार की चौड़ाई जो है 11 हाथ है। एक हाथ में लगभग 1.5 फीट होता है, 11 हाथ में आप कह सकते हैं 16.5 फीट क्या थी इसकी चौड़ाई थी। एक घर 10 बाय 10 का होता है सिंपली। एक ईंटे का जो आकार होता है ये लगभग 5 इंच का होता है। अगर आप 2.5 ईंटा लगभग लगाते हैं तब जाकर के 1 फीट होता है। ठीक, 12 इंच होता है। तो दीवार की चौड़ाई जो थी ये 11 हाथ थी। इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालकों के जो है कक्ष होते थे। ठीक है, क्या होते थे? रात्रि के पहरेदार होते थे इसके भीतर, जो द्वारपाल पे पहरेदारी करते हैं, और द्वारपालों के कक्ष अलग से बने होते थे। प्राचीर के अंदर, प्राचीर होगा, इसके अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल टाइप का जो होता है हथियार था, और घेरेबंदी में काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए एक भंडार गृह बना हुआ था। ये सभी रखने, ये सारी व्यवस्था उस प्राचीर के उस दीवार के अंदर ही थी। एक ही दिल्ली है, इसको दीवार में पैक कर दिया गया था। ठीक है, प्राचीर के भीतर, प्राचीर होगा के भीतर भाग में घुड़सवार तथा पैदल सैनिक शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक आते जाते थे ताकि लोगों पे नजर रखी जा सके। इसके अलावा प्राचीर, प्राचीन क्यों है बार बार, प्राचीर में खिड़कियां जो है बनी होती थी, जो खिड़कियां अंदर की ओर खुलती थी। ठीक है, और इन्हीं खिड़कियों से प्रकाश जो है वो अंदर आता था। जो प्राचीर का निचला हिस्सा था यह पत्थर से बना था और ऊपरी हिस्सा जो है यह ईंटों से बना हुआ था। इसमें एक दूसरे के नजदीक बनी कई मीनारें थी। ठीक है, बहुत सारी मीनारें थी। इस शहर के 28 द्वार हैं इब्न बतूता के अनुसार, जिन्हें दरवाजा कहा जाता था। द्वार को दरवाजा, और आज कल जो आज भी हम लोग दरवाजा ही यूज करते हैं। इनमें से बदायूं का दरवाजा जो था सबसे विशाल था। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि इब्न बतूता द्वारा दिल्ली की जो व्याख्या की गई थी उसमें सबसे बड़ा दरवाजा किसे बताया गया था? तो किसका, कौन सा दरवाजा? बदायूं दरवाजा को सबसे बड़ा, सबसे विशाल बताया गया है। मांडवी दरवाजे के भीतर अनाज की मंडी थी। नाम के अनुसार भी पता चलता है कि मांडवी दरवाजे के भीतर अनाज की मंडी थी, क्योंकि 28 दरवाजे थे वहां पे। गुल दरवाजे के बगल में एक फलों का बगीचा था। ठीक, शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह है जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई है। आप देखेंगे जो कब्रें होती हैं उसके ऊपर गुंबद बनाई जाती हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से गुंबद बनाई जाती है। और और जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उसमें निश्चित रूप से मेहराब है। कब्रगाह में कंदाकार चमेली फूल के नाम है,
तथा जंगली गुलाबी जैसे फूल उगाए जाते हैं और फूल जो है सभी मौसम में खिलते हैं। तो इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता दिल्ली का कुछ इस प्रकार से वर्णन करता है और यह भी 5 अंक के क्वेश्चन है। जो भी एक स्लाइड से ज्यादा में हुए हैं यह सब के सब 5 अंक के क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब के सब 5 अंक के क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन जो है बहुत अच्छा लगा होगा। मैं पोल करूंगा, पोल में जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, मुझे कुछ जानना है आप लोगों से। साथ ही साथ सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए बच्चे हमारे चैनल को, और इसके अलावा अब लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, और बिल्कुल हार्टली प्योरली कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जैसा भी आपको सेशन लगा। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।